हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन कंपस। तो हम कंटिन्यू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीएस के क्वेश्चंस को और आज करेंगे 19 मार्च 2026 को हुए शिफ्ट 1 के पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करना और पद से हटने की विधि शामिल है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 156। तो आर्टिकल नंबर 156 में राज्यपाल का कार्यकाल और उनके राष्ट्रपति के विवेक पर उन्हें उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान लिखा है। फिर देखेंगे आर्टिकल नंबर 157, यह राज्यपाल के योग्यता के बारे में बताता है। इसके अनुसार भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उनके न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर देखेंगे आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर 158। तो आर्टिकल नंबर 158 राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बताता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2। डैश का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश की समांतर किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस कुछ इस तरह का होता है जिसमें प्रकाश की किरणें इस तरह से आती है और वह एक केंद्र पर जाकर मिलती है जिसे फोकस कहा जाता है। फिर देखेंगे अवतल लेंस पर। तो अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं, यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आकर बाहर की ओर निकल जाती है। सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस के बारे में। तो बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग एस्टिग्माटिज्म को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग सिनेमा में और प्रोजेक्टर में किया जाता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 पर। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (PHO) ने कहा कि अमेरिका का क्षेत्र अब निम्नलिखित में से किस बीमारी के स्थानिक संचरण से मुक्त होने की अपनी स्थिति बरकरार नहीं रखता? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, खसरा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4। सेनकाकू द्वीप समूह जो हाल ही में चीन के तटरक्षक अधिकार प्रवर्तन गश्ती के बाद खबरों में है, किस देश द्वारा प्रशासित है? तो सेनकाकू द्वीप दरअसल जापान का द्वीप है जहां पर चाइना अपने गश्ती दल के द्वारा पेट्रोलिंग करता है जिससे जापान को आपत्ति है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के संवाद को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुत्त पिटक में बुद्ध के संवाद और उनके उपदेशों का संकलन है। फिर देखते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई अनुशासन की नियमावली दी गई है। देखते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और जातक कथाओं के बारे में जाने तो जातक कथाएं बुद्ध धर्म की ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है 2016 का 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2016 का 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इसी संविधान संशोधन के बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का परिचय। तो इसका परिचय 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा लाया गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों का आदान प्रदान व अन्य क्षेत्रीय समायोजन करना। यह संविधान संशोधन 100वां के तहत किया गया जो कि 2015 में आया था। वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आदिवासी कल्याण के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति
यह संविधान संशोधन 94/2006 के द्वारा लाया गया। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 7, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो काफी आसान सवाल है, यह तमिलनाडु में है। किस वास्तुशिल्प विशेषता का व्यापक उपयोग मुगल वास्तुकला को पहले के ट्राइबिट मंदिर निर्माण से अलग करता है? तो यह होगा मेहराब और गुंबद। तो मुगल काल के वास्तुशिल्प में मेहराब और गुंबदों का उपयोग होता था, वहीं इसके पहले ट्राइबिट मंदिरों के निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द भारत के लिए क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। संप्रभु का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए सक्षम हो। संप्रभु शब्द भारत के मूल संविधान का हिस्सा है। वहीं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भारत के संविधान में जोड़े गए। देखेंगे प्रश्न संख्या 10, किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर यहाँ पे अरुणा साईराम का नाम दिया हुआ है। तो अरुणा साईराम भी कर्नाटक संगीत से संबंध रखती है और यह पद्मश्री विजेता है। शुभा मुद्गल के बारे में देखते हैं। शुभा मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है जो कि ख्याल, ठुमरी और दादरा गीतों को गाती है। वहीं किशोरी अमोनकर भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है और यह जयपुर अतरौली घराना से संबंध रखती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस गैस को उत्कृष्ट गैस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस के रूप में ऑक्सीजन को वर्गीकृत नहीं किया गया है। वहीं ऑर्गन, नियॉन और हीलियम नोबल गैस कहलाते हैं। इसके अलावा जेनॉन और रेडॉन भी नोबल गैस की श्रेणी में आते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, समय t = 0 पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 मीटर की ऊंचाई से आराम से गिरना शुरू कर देता है। 3 सेकंड पर गतिज ऊर्जा की तुलना में 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा डैश है। तो 3 सेकंड की तुलना में 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा बढ़ी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 13, 2025 में लॉन्च की गई कौन सी स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी ने भारत के कैंसर उपचार और जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्सकार 19 स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी। इसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इम्यूनो एक्ट और IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इससे ज़्यादातर ब्लड कैंसर के रोगियों के उपचार में मदद मिलेगी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 14, बहरामजी मिरवानजी मालबारी एक फारसी समाज सुधारक को निम्नलिखित में से किस सामाजिक बुराई से संबंधित विधायी अधिनियम बनाने के उनके प्रयासों का श्रेय दिया जाता है? तो यह होगा बाल विवाह। बहरामजी मिरवानजी मालबारी ने बाल विवाह के संबंध में विधायी अधिनियम बनाने का प्रयास किया था। देखेंगे प्रश्न संख्या 15, लगातार ज्वालामुखी गतिविधि के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर रिम। प्रशांत महासागर में काफी सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16, हार्ड डिस्क पर संग्रहित डाटा को CPU तक पहुंचने से पहले किस मेमोरी यूनिट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तो हार्ड डिस्क पर संग्रहित डाटा को CPU तक पहुंचने के लिए उसे प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया डाटा नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट होता है और इसे कंप्यूटर बंद होने के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता। वहीं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा वॉलेटाइल होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है। जब सिस्टम बंद हो जाता है तो यह डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17, बांस एक विशिष्ट प्रकार की पत्ती, शिरा और जड़ संरचना प्रदर्शित करता है। इन सुविधाओं की क्या विशेषता है? तो इन सुविधाओं में समांतर शिरा विन्यास
और रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। हम बांस को देखते हैं तो उसमें प्रत्येक खंड में समांतर शिराविन्यास पाए जाते हैं, वहीं उनके जड़ रेशेदार होते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2015 को इन रे डेफिनेशन ऑफ डैश हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामले में पारित किया गया था। किस पहाड़ी श्रृंखला का उल्लेख किया जा रहा है? तो यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ और पर्वतमालाओं के बारे में कहा गया है। इस आदेश के अनुसार अरावली पर्वत पर 100 मीटर से ऊंची चोटियाँ ही पहाड़ी मानी जाएगी, उससे कम ऊंचे क्षेत्रों को पहाड़ियाँ नहीं माना जाएगा। इससे वहाँ पे अवैध खनन व वनों की कटाई का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ गया था, लेकिन लोगों के आंदोलन व अभियानों की वजह से इस फैसले को वापस लेना पड़ा। फिर देखते हैं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और तापी के बीच में है। यह 3 भागों में विभाजित है, राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसमें सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। वहीं विंध्य पर्वतमालाओं के बारे में जानते हैं। तो यह लगभग 1050 मीटर लंबी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक फैली है। विंध्य की पहाड़ियाँ हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। फिर देखते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ बाहरी हिमालय कहलाती है, जिसे दक्षिण हिमालय भी कहते हैं। यह लगभग 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसका पश्चिमी सिरा सिंधु नदी और पूर्वी सिरा ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इसी में दून और द्वार भी पाए जाते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और द्वार में हरिद्वार और अलीपुर द्वार। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 19। कौन सा शॉर्टकट चयनित आइटम के गुणों को खोलता है? तो सेलेक्टेड आइटम के प्रॉपर्टीज को खोलने के लिए ऑल्ट और इंटर का उपयोग किया जाता है। ऑल्ट शिफ्ट का उपयोग भाषा को बदलने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो यह लिखा गया है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। इलाहाबाद स्तंभ लेख को हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। वहीं यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा गया है। यह समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाया। फिर महान राजा अशोक के बारे में देखते हैं। तो इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। यह मौर्य वंश से संबंध रखते थे और इन्होंने 2068 से लेकर 2032 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसमें इन्होंने 2061 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने भेरी घोष की जगह धम घोष से शासन करने का निर्णय लिया। फिर देखेंगे रुद्रदामन के बारे में। तो रुद्रदामन क्षत्रप वंश के शासक थे, जो कि गुजरात व उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। रुद्रदामन के शासन की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21। दिसंबर 2025 में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने साझा किया? तो यह साझा किया वरुण सोवती और स्पर्श श्रीवास्तव ने। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22। कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी नेता प्रत्यक्ष कार्रवाई और जन लामबंदी पर जोर देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के चरमपंथी चरण में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। फिर यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम दिया हुआ है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना 1876 में की। इन्हें राष्ट्रगुरु और इंडियन एडमंड बर्क भी कहा जाता है। वहीं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक किताब लिखी। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाने तो इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23। 2025 के अद्यतन में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का
क्षेत्र कितना बढ़ाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 44,000 हेक्टेयर। यह एक प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो ही आप इसे अटेम्प्ट करें, वरना अगर आपने गेस वर्क किया तो आप गलत हो सकते हैं और नंबर आपके कटेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई राज्य विधानमंडल बिजली की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता। हाँ, यह बिल्कुल सही है। कोई भी राज्य का विधानमंडल बिजली की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता। देखेंगे प्रश्न संख्या 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज़ है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है पेंट, पावर पॉइंट और MS वर्ड, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26, गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों की भूमिका क्या थी? तो गुप्तोत्तर काल में श्रेणी व्यापार और शिल्प को विनियमित करते थे। गुप्तोत्तर काल लगभग 550 ईस्वी में शुरू हुई, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्तोत्तर काल में भारत का शासन एक बड़े राजा के अधीन न होकर छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बट गया, जिसमें प्रमुख राजवंश थे पुष्यभूति वंश, जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया, गौड़ वंश, जिन्होंने बंगाल पर शासन किया, पल्लव वंश कांचीपुरम, और चालुक्य, जिन्होंने वातापी पे शासन किया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है, विधिक सेवा प्राधिकरण कब लागू हुआ? तो विधिक सेवा प्राधिकरण ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 दिया हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान के बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की? तो ब्लू वाटर नीति की शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की। यहाँ पर अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के बारे में दिया हुआ है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक था। इसने 1509 से लेकर 1515 तक भारत में गवर्नर के रूप में काम किया और 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीता, जो कि बाद में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति और व्यापार का मुख्य केंद्र बना। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, जो कि दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। फिर देखते हैं 61वां संविधान संशोधन, जो कि यह बताता है कि भारत में 1989 के बाद वोटिंग करने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर देखते हैं 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया। यह 2011 में आया। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 30, जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन कितना हुआ? तो जुलाई 1991 में रुपए का लगभग 18% अवमूल्यन किया गया था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU और प्रिंटर या माउस जैसे परिधीय उपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए सीधे जिम्मेदार है? तो यह है डिवाइस ड्राइवर। जब भी हम किसी भी डिवाइस को CPU से कनेक्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके डिवाइस ड्राइवर को कनेक्ट करना होता है, जिसके द्वारा CPU और उस डिवाइस का कनेक्शन और कम्युनिकेशन एक दूसरे से हो पाए। प्रश्न संख्या 32, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विदेशों में भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गए कुल धन ने नया रिकॉर्ड बनाया। यह कुल धन कितना था? यह था लगभग 135.46 बिलियन डॉलर। यह केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा था। यानी कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने 2024-25 वित्त वर्ष में भारत में लगभग 135.46 बिलियन डॉलर रुपए भेजे। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 33, 2025 में किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने भारत के साथ 5 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करने के लिए 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है। तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके लगभग 68 मेंबर हैं। फिर देखते हैं एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 2014 में की गई और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। इसके पुराने मेंबर ब्रिक्स के हैं यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वहीं नए मेंबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे इसके नए सदस्य हैं। फिर देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापित हुआ। यह ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। फिर देखते हैं AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यह जनवरी 2016 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके 100 से भी ज़्यादा सक्रिय मेंबर हैं जो कि पूरे विश्व के 81% आबादी और 65% GDP को कवर करते हैं। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2019 के अनुसार किस क्षेत्र को 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने का अनुमान है, जिससे भविष्य में जनसंख्या घनत्व का रुझान प्रभावित होंगे। तो यह है उप सहारा अफ्रीका यानी कि सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका में बर्थ रेट यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 4.2 से लेकर 4.3 है, यानी कि यहाँ की महिलाएं 4.2 से लेकर 4.3 बच्चे को जन्म दे रही हैं। वहीं वैश्विक औसत 2.3 है और भारतीय औसत 2 है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना जरूरी है। देखते हैं प्रश्न संख्या 35। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम गुजरते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36। भारतीय नौसेना का कौन सा सिला हुआ नौकायन जहाज जो दिसंबर 2025 में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए निर्धारित था, का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करना था? तो इसका नाम था ISNV कौंडिन्य। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37। कौन सी रक्षात्मक रणनीति बास्केटबॉल खेल में आकार और क्षमता के आधार पर प्रत्येक रक्षक को एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी की रक्षा करने का काम सौंपती है? तो आसान सवाल है, मैन टू मैन डिफेंस, यानी कि प्रत्येक आक्रामक खिलाड़ी के पीछे एक डिफेंस करने वाला खिलाड़ी लगाया जाता है, जिसे मैन टू मैन डिफेंस कहते हैं। बास्केटबॉल के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं स्टीफन करी, माइकल जॉर्डन, लेब्रॉन जेम्स, कोबे ब्रायंट। भारतीयों में सतनाम सिंह और अमरजीत सिंह प्रसिद्ध हैं। वहीं इस खेल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख शब्दावली हैं ड्रिबल, फ्री थ्रो, 3 पॉइंटर, लेअप, डंक एक्सेट्रा। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी हवा में बढ़े हुए कण पदार्थ PM 2.5 का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो जब PM 2.5 हवा में बढ़ जाता है तो श्वसन संबंधी समस्याएं आती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 39। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर बताया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय ही IIT की भी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 40। असम और कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण फसलें हैं? तो असम और कर्नाटक में क्रमशः चाय और कॉफ़ी वृक्षारोपण फसलें हैं। कॉफ़ी में याद रखिएगा अरेबिका और रोबस्ता, ये दोनों भारतीय कॉफ़ी के प्रकार हैं जिनका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। तो यह थे 19 मार्च 2026 के शिफ्ट 1 के पेपर। हमने 40 सवालों को सॉल्व किया और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी देखा। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे RRB, NTPC, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ALP और SSC के CGL, CHL एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आप इन्हें ज़रूर से तैयार करें, इनके नोट्स बनाएं
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं इस तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो ओपन कैंपस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।